everyone, this is me CRP Didyal and I am a chartered accountant at the age of 21. So I am here to guide you all that how you should prepare for your CA so that you may clear it in your first go. So let's start. सबसे पहले आई लाइक टू टेल कि मैंने एक वीडियो डाली थी पहले टिप्स एंड गाइडेंस के लिए उन लोगों के लिए जो सीए के लिए सोच रहे हैं अभी, सीए फाउंडेशन वालों के लिए, सीए इंटर एंड फाइनल्स वालों के लिए. So I'll put the link of that video in the description so you may watch it. तो अभी जो हम वीडियो में बात करेंगे दैट विल बी स्पेसिफिकली फॉर सीए फाउंडेशन, ओनली फॉर अकाउंट्स एंड बिजनेस लॉज. तो चालू करते हैं. तो तुम लोगों के पेपर होने वाले हैं 2, 5, 7 और 9 सितंबर को. ठीक है, दिस वीडियो इज फॉर सितंबर 26 एंड ऑनवर्ड्स यू कैन से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एनालाइज किया अकाउंट्स का. अगर हम पेपर देखें तो अकाउंट्स के पेपर में क्या होता है, ऑब्वियस ही बात है बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं और अगर तुम एक बिगिनर हो तो यू वुड लाइक कि हमें एक नीच डाउन चीज मिल जाए जिससे हम प्रिपेयर करना चालू कर सके. हमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्क्रिप्शन मिल जाए, हमें पता चल जाए कि कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. क्योंकि सीए फाउंडेशन में क्या होता है, जब 12th से बच्चा निकलता है तो 12th तक तो सब सही चलता है. अब रीजन पता है क्या है कि हम लोगों के माइंडसेट में ना ये बन जाता है कि यार इसमें 40 मार्क्स लाने हैं, हम 40 के लिए कम्पीट करने लग जाते हैं. बट 12th तक क्या होता है, हम 90s के लिए कम्पीट करते हैं. एंड आई गारंटी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी सीए के लिए प्रिपेयर करते हैं उनकी 90, 80 इनसे अबव ही होती है परसेंटेज 12th और 10th दोनों में. बट आई वुड लाइक टू मेंशन कि मेरी ना 80s में थी ना ही मेरी 90s में थी. सो दिस इज नॉट अ क्राइटेरिया एट ऑल कि भाई तुम्हें इतनी परसेंटेज लानी है कि तुम तभी क्लियर कर सकते हो सीए. So this is a pure myth. Okay, if you are an average student in your school, you can clear CAs in your first go as well. CA सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहता है, सिर्फ मेहनत चाहता है और कुछ नहीं चाहता. अगर अब हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो अकाउंट्स में क्या होता है, अगर हम पैटर्न एनालाइज करते हैं जून 24 से लेकर मई 26 तक के एग्जाम्स का. सबसे पहले अगर तुम देखोगे तो जर्नल एंट्रीज देखो. जर्नल एंट्रीज तुमने अपने सीए देखो, जर्नल एंट्रीज तुमने अपने 11th और 12th में भी सीखा होगा कि जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं. तो तुम्हें एक बेस तो पता ही होगा कि जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती हैं, उनका बेस क्या होता है. ठीक है, तो अगर तुम्हें पता है, इफ योर बेस इज क्लियर देन इट इज परफेक्ट. बट अगर तुम्हारा बेस क्लियर नहीं है तो तुम्हें इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ने की जरूरत है क्योंकि बेस ही जर्नल एंट्रीज होता है. अगर तुम्हें बेस ही नहीं आएगा तो तुम आगे मूव फॉरवर्ड मत करना क्योंकि इट इज नॉट गुड. जर्नल एंट्रीज में देखोगे इंडिविजुअली कोई क्वेश्चन नहीं आता है इतना, बट हाँ बेस के लिए तुम्हें जरूरी है. सो अगर तुम्हारा बेस स्ट्रांग है जर्नल एंट्रीज में तो जस्ट स्किप दैट टॉपिक. बट अगर तुम्हारा बेस स्ट्रांग नहीं है तो तुम्हें वो करना जरूरी है. तो इतना मुश्किल नहीं है कि अगर ये आ गया तो तुम खुद से नहीं कर पाओगे. और सेकंड थिंग कि ये आता ही नहीं है तो तुम्हें पहले उन टॉपिक्स को करना है जो बार बार रिपीट होते हैं. एक बार अगर तुम्हारे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं तब तुम उन टॉपिक्स पर जा सकते हो जो कम मार्क्स के आते हैं या कभी कभार आते हैं. एक बार अपना गोल सेट कर लो. लेट्स से कि तुमने 60 या 70 का गोल सेट कर लिया कि हाँ 60-70 मार्क्स का मुझे पेपर में आता है. तो उसके बाद तुम और चीजें सीखने की कोशिश कर सकते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि 60-70 तो आ ही जाएंगे, पास तो तुम हो ही जाओगे. हाँ अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं यार तो तुम बिल्कुल बाकी टॉपिक्स भी करके जाना. ओके, अगर अब हम देखें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. अब अगर तुम देखोगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हमेशा आया है. सितंबर 24 में सिर्फ 4 मार्क्स का आया था बट हर बार ये 12-10 मार्क्स का आता है. 10-12 मार्क्स का ये आता ही आता है. सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स तो तुम्हें करना ही करना पड़ेगा. और डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन यार बहुत नेसेसरी है, बहुत बेस होता है. अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है, डेप्रिसिएशन के कितने मेथड्स होते हैं, अमोर्टाइजेशन के कितने मेथड्स होते हैं, कैसे लगाया जाता है, तो तुम्हारा बेस स्ट्रांग नहीं होगा. तो कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि तुम्हें बेस स्ट्रांग करने के लिए सीखनी ही पड़ेंगी. और अगर तुम देखोगे तो इसमें से भी हर बार 5, 10, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. तो ये भी एक तरीके से तुम्हारा इम्पोर्टेंट चैप्टर बन जाता है. ठीक है, और अगर अब हम बात करें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अब ये चैप्टर में से भी हमेशा क्वेश्चन आया है. अगर तुम देखोगे पैटर्न 10-12 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 12 मार्क्स. अगर तुम ऐसे 5-6 टॉपिक्स भी कर लोगे तो सोचो तुम्हारे कितने अगर तुमने 10 मार्क्स के
6 टॉपिक भी कर लिए तो 60 मार्क्स तो तुम्हारी जेब में आ गए ना ऐसे ही, और तुम्हें तो सिर्फ 40 चाहिए। और ऐसा तो है नहीं कि 60 मार्क्स कर लिए खत्म, नहीं, तुम्हें और भी सीखोगे, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि बाकी के जो 2 सब्जेक्ट्स हैं वो एमसीक्यूज में आते हैं, तो उसमें तुम रिस्क नहीं ले सकते हो, उसमें तुम क्वेश्चंस को गलत मार्क नहीं कर सकते, जो आता है वही कर सकते हो। तो इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये एक तरीके से, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, तुम इसमें कुछ भी अपनी तरीके से लिख कर आओगे, कुछ कोशिश करोगे करने की, तो तुम्हें एटलीस्ट स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलेंगे। सो पार्टनरशिप अकाउंटिंग भाई, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में देखो तुम, हर बार 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, 20 मार्क्स लेजिट, 20 मार्क्स। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो, चाहे वो डेथ ऑफ पार्टनर हो, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, गुडविल का ट्रीटमेंट हो, ये सब इंक्लूसिव है इसमें। और ट्रस्ट मी, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एक बार कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। सबसे पहले तुम क्या करो, उन चीजों की कॉन्सेप्ट समझो कि वो चीज हो क्यों रही है, उसके पीछे रीजन क्या है। और अगर तुम चाहोगे तो आई विल स्टार्ट टीचिंग दैट एज वेल। ठीक है, मुझे कमेंट में बताना दैट इफ यू गाइज वांट कि मैं टीचिंग भी चालू करूं, सो आई विल लुक इनटू दैट एज वेल। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में से अगर तुम देखो, इट इज मीडियम ओनली, क्योंकि इसमें से इतना नहीं आता है। सिर्फ हर बार कितना आया है, 8 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, बीच में से 3 अटेम्प्ट में आया ही नहीं है। बट मई 26 में देखोगे तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, सो पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी 5 से 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है। इन्वेंट्री इज वेरी इजी भाई, वेरी इजी, मतलब सबसे इजीएस्ट चीज है ये। ठीक है, आई नो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मैं तो बोलूंगी कि इजी है, बट ट्रस्ट मी दिस इज वेरी इजी। तुम इसका कॉन्सेप्ट समझो और तुम कहोगे कि भाई इससे इजी चैप्टर ही नहीं है कोई। इन्वेंट्री इज वेरी इजी। फाइनल अकाउंट्स नहीं आता है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग वाला नहीं आता है। हाँ, अगर हम सोल प्रोप्राइटर की बात करें तो वो आता है हमेशा 10 मार्क्स का, एक बार 20 मार्क्स का भी आया। दिस कैन बी इम्पोर्टेंट सोल प्रोप्राइटर वाला, बट हाँ अगर मैन्युफैक्चरिंग वाले की बात करो तो उसमें से इतना नहीं आता है। ठीक है, बैंक रिकंसिलेशन, दिस यूज टू बी माई फेवरेट सब्जेक्ट, मुझे बहुत मजा आता था ये करने में। दिस इज वेरी इजी। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस अपना बैलेंस मैच करना है कि भाई यहाँ से कम पैसा क्यों आ रहा है, यहाँ से ज्यादा आ रहा है। दिस इज वेरी इजी, वेरी। अब तुम्हें हो सकता है इसमें थोड़ी दिक्कत आए, इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, बट अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो तुम्हें करना तो पड़ेगा ही। रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में कम आता है, बट अगर आता है तो ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 10 से 15 मार्क्स का, मोस्टली ये 6th नंबर का क्वेश्चन होता है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट, इसमें से भी 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हमेशा। फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप का मैंने बता ही दिया है। अब डिबेंचर्स और राइट इशू का बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर लेजर्स की देखो तुम, तो लेजर्स में 4-5 मार्क्स का आ ही जाता है। तो टोटल जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर आता है वो आता है 125 मार्क्स का, जिसमें से तुम्हें अटेम्प्ट करना होता है सिर्फ 100 मार्क्स का। बट अगर तुम सोचो तुम्हारे पास 125 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है और हर चीज अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से आ रही है, तो अगर तुम 125 में से याद करके जा रहे हो, 80 नंबर का भी समझ कर जा रहे हो, तो तुम्हें तो 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है ना। तो तुम तो देखो तुम्हारा 100 में से 80 हो जाएगा, और अगर इसमें से कट बिटा भी दे तो यार 60-70 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, आराम से पास हो जाओगे। पास होना मुश्किल नहीं है। और अगर मैं इसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं मैंने, जो जो उनसे सितंबर 26 में आ सकते हैं, एंड दीज आर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जैसे मैंने पहले बताया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में से क्वेश्चन आता है, 10-12 मार्क्स का आना चालू हो चुका है अब, और इस बार भी आ सकता है। तो तुम्हें ये चीज सीखनी पड़ेगी। इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, बोनस एंड राइट इशू, फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप का 20-20 मार्क्स का, 15-15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो तुम्हें ये सीखना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम सोचो, अगर तुमने एक क्वेश्चन सीख लिया, 15-20 मार्क्स आ जाएंगे तुम्हारे। तुम सोचो, और अगर कोई बंदा 40 या 50 का एम कर रहा है, उसको बस 20 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन करने हैं यार, 60 मार्क्स, सिंपल, खत्म। और ऐसा तो है नहीं 3 घंटे में वेले बैठोगे, कुछ तो करोगे। बैंक रिकंसिलेशन मीडियम है, नॉट दैट डिफिकल्ट, इसलिए मैंने मीडियम लिखा है, बट सीख लोगे, इंपॉर्टेंट है। डिप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीख के जाना। पार्टनरशिप अकाउंटिंग वेरी हाई, दिस इज नॉट इवन हाई, दिस इज वेरी 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 हाई। इसमें से हमेशा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन। चैप्टर इन्वेंट्री मैंने पहले ही बोला बहुत इजी चैप्टर है, यू कैन इवन डू इट
लो में भी डाल सकते हो तुम इसको। और अगर तुम मुझसे पूछो कि स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, देखो स्टडी प्लान में तुम क्या करो, सबसे पहले ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं मैंने, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम। इन टॉपिक्स को रिवाइज करो, इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। इन टॉपिक्स को सबसे पहले अच्छे से कर लो, इनको अच्छे से निचोड़ के इनका सार पी जाओ, इनको घोट लो, इनको याद कर लो, जैसे भी इनका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो। इन पे तुम्हारी ऐसी पकड़ होनी चाहिए कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तुम तो कर ही लोगे, एक्सेप्ट ऐसे कुछ ट्रिकी डाल दे। बट अगर नॉर्मल बुक से क्वेश्चन आता है तो तुम्हें वो तो आना ही चाहिए। ये सारे टॉपिक्स करो सबसे पहले, और जिनमें हाई मैंने लिखा है वो ज्यादा पहले करना। अगर मुझसे पूछो कि कौन कौन से पहले करने चाहिए, जर्नल एंट्रीज वाला तो भाई अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कर लेना। सबसे पहले तुम करना अपना डिप्रिसिएशन वाला एक कर लेना, पार्टनरशिप अकाउंटिंग करो सबसे पहले, और और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करो, सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग करो, बैंक रिकंसिलेशन और इन्वेंट्री। ये 5-6 चीजें पहले कर लो, उसके बाद बाकी के टॉपिक्स को उठाना और उन टॉपिक्स को करना। उसके बाद तुम अपना आरटीपी, और आरटीपी तो मत करना, पहले पहले एक अपना पीवाईक्यू देकर देखना कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तुम्हारे 60-70 आने चाहिए मार्क्स, ठीक है। और अगर तुम बात करो अदर थ्योरी आती है, देखो अदर थ्योरी आती है हमेशा 21 मार्क्स की। कहीं से भी कुछ भी थ्योरी उठा के पूछ लेते हैं, जो पहले के छोटे छोटे चैप्टर है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, डुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सब चीजें हैं। ये सब चीजें सीख लेना, समझ लेना, ये तुम वहां पे बनाकर भी लिख सकते हो, इजी है, सच कुछ डिफिकल्ट नहीं है। कोशिश करना कि हर चैप्टर को तुम समझ रहे हो, अगर कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो उस पर तुम बनाकर भी लिख सकते हो, तो तुम्हारी थ्योरी उसके साथ साथ ही हो जानी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम आते हैं बिजनेस लॉज पे, बिजनेस लॉज में भी अगर तुम एग्जाम पैटर्न देखोगे तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में से हमेशा 21 मार्क्स का आता है, बस जनवरी 2026 में 27 मार्क्स का आया था। कंपनीज एक्ट में से हमेशा 21 मार्क्स का आता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमेशा 20 मार्क्स। एलएलपी एक्ट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बस। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 14 मार्क्स का आता है, तो मीडियम इंपॉर्टेंस दे सकते हो तुम इसे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 32 मार्क्स का भाई, 32 मार्क्स। जस्ट थिंक, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लिया तो 32 मार्क्स तुम्हारी जेब में है। और इसमें तुम मुझसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछोगे तो आई विल से वही, सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करना, सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर कंपनीज एक्ट करो और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट करो, और ये इंडियन पार्टनरशिप। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 14 मार्क्स का आता है, तो इसको तुम मीडियम उस पर डाल सकते हो, मीडियम इंपॉर्टेंस है इसकी। पहले ये चारों कर कर तुम अपने आप को असेस कर सकते हो कि एक पीवाईक्यू देकर या एक एमटीपी देकर तुम्हें पता चल जाएगा तुम कहाँ स्टैंड करते हो, तुम्हारी कितने मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो सेल्स ऑफ गुड्स में से 21 का आता है, कंपनीज एक्ट 21 मार्क्स का आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा 32 मार्क्स का आता है, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 20 मार्क्स का आता है। तो हमारा कितना टोटल होगा, 94 मार्क्स भाई। इसमें भी एक को 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, और 94 तो तुम्हारे इसी में कवर हो रहे हैं। अगर तुम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट कर लोगे तो 14 मार्क्स और जुड़ जाएंगे, और अगर ये भी नहीं करोगे एलएलपी एक्ट कर लेना, 6 मार्क्स भाई, 100 मार्क्स का तुम्हें आता है। फिर 100 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना होता है, 100 मार्क्स का आता है। थ्योरी है, मैं समझती हूँ कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ चीजें कट जाती हैं, अगर कट पिट आ भी जाएगी 60-70 तो ले आओगे। 60-70 अगर तुम बिजनेस लॉज में ले आए, लेट्स से तुम बिजनेस लॉ में 60 से 70 मार्क्स ले आए, अकाउंट्स में तुम 60 से 70 ले आए, और मैथ्स में तुम अप्रॉक्स 50 भी ले आए, क्योंकि तुम्हारा वो होता है एमसीक्यूज होते हैं, और इको में भी तुम मान लो 40 भी आ गए, तो तुम सोचो कितने आ गए, ये 90 हो गया, 120, 90 और 120 210, 210 एंड यू आर पास, पास हो तुम, तुम सीए इंटर में चले गए हो। तो सबसे पहले इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को करो, इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करो, एंड आई विल पुट अ वीडियो सून ऑन मैथ्स एंड इको एज वेल। मैं उस पर भी जल्दी वीडियो बनाऊंगी। एंड अगर तुम्हें कोई भी क्वेरी आती है, मुझसे कुछ भी पूछना है, सो
This is my Instagram. You can DM me here. कुछ भी क्वेरीज पूछो, बट कि हेलो हाय के मैसेज ना करो। सबसे पहले मुझे सीधा अपनी डीएम कर दो क्वेरी, जो भी तुम्हारी क्वेरी है मैं उसको सून रिप्लाई करूंगी। और अगर इंस्टाग्राम पे नहीं करना है तो मुझे तुम यूट्यूब पे इस वीडियो के कमेंट में भी बता सकते हो, सो दैट आई कैन फोकस ऑन दैट और मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊं। So bye bye, this is all for today and let me know what video should I put next. Bye.